मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं आवर्त सारणी में गुणों के क्रमिक परिवर्तन की, यानी गुणों में आवर्तता की। तो सबसे पहले हम बात कर लें धातु और अधातु की, जो कि सबसे पहला वर्गीकरण था। और अभी तक पाए गए तत्वों में लगभग 78% तत्व धातुएं हैं। आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है और लगभग सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस हैं। केवल पारा सामान्य ताप पे द्रव है और गैलियम तथा सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक बहुत कम है और ये इनको यदि हम अपनी हथेली पर रख दें तो ये पिघल जाते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अगाधवर्णी और तन्य होती हैं। अब हम आवर्त सारणी में इनके गुणों, इनके धात्विक गुणों को देखते हैं किस तरह बदलते हैं। जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप जानते हैं कि धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो जो तत्व जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका धात्विक गुण उतना ही अधिक होगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर देखिए क्या चेंज होता। मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रुप में आ जाएं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपकी बेस मेटल्स हैं, चार धातुएं हैं। इनमें हम देखें तो लिथियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2s1 होता है, सोडियम में 3s1 होता है, इसमें 4s1 होता है, इसमें 5s1 होता है और सीजियम में 6s1 होता है। तो ये अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो बाह्यतम कक्ष का अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसको त्यागते हैं। तो इसको त्यागने के लिए इसे अपने नाभिक द्वारा जो आकर्षण है उसको छोड़ना पड़ता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। लिथियम में 2 कक्षक है, सोडियम में तीसरी कक्षा वाला एस ऑर्बिटल है, इसमें चौथी कक्षा वाला, इसमें 5वीं कक्षा वाला है। तो चूंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो नाभिक से अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक दूर होगा वो उतनी जल्दी नाभिक के आकर्षण से अलग हो जाता है। यानी कक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने में आसानी हो जाती है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्योंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के काफ़ी पास में है, जबकि सीजियम का इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर है। सीजियम का जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है 6s1 का, ये बहुत दूर है। तो ये जल्दी त्याग देगा, जल्दी ये अलग हो जाएगा और जल्दी हमें सीजियम प्लस आयन प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कहते हैं, माने ये देखा गया है कि धात्विक गुण किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। अब हम आवर्त की बात करें, बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण में क्या अंतर आता है। तो जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, मान लीजिए हम सोडियम वाले आवर्त में, तीसरे आवर्त में चल रहे हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये है। तो इसमें हम ये पाते हैं कि सब में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो थर्ड ऑर्बिटल है। यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन त्यागना है वो कहाँ से त्यागेगा? तीसरे कक्षक से त्यागना है। अब होता क्या है इसमें, सोडियम में नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो 11 है, यानी 11 धनावेश हैं इसके नाभिक में। मैग्नीशियम के नाभिक में 12 धनावेश हैं, एल्युमिनियम के नाभिक में 13 धनावेश हैं, बोरॉन के में 14 धनावेश हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे जैसे, तो इनमें धनावेश, नाभिक में धनावेशों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन
कक्षकों की संख्या छोटी होती जाएगी। और एक और आपने पढ़ा है इसके पहले, जब आकर्षण बढ़ता है यानी नाभिक में धनावेश बढ़ता है और बाहर इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश बढ़ता है, तो परमाणु की साइज है वो सिकुड़ती जाती है। यानी सोडियम की साइज की तुलना में मैग्नीशियम की साइज छोटी है, एल्यूमिनियम की साइज और छोटी है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साइज और छोटी होती जाएगी। जब ये साइज छोटी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। ये दूरी कम होने के कारण आकर्षण प्रबल हो जाता है और जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का त्यागना कठिन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना कठिन हो जाता है, इसका अर्थ हो गया धात्विक गुण कम हो जाता है। जैसे हम राइट साइड में पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये क्या करते, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें बढ़ती जाती है। इनकी त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं, किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इसलिए अधिकांश जो अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी गई हैं और धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर रखी गई हैं। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो आपको पता ही है ठोस हैं, जबकि अधातुओं में ठोस, द्रव, गैस सभी प्रकार के होती हैं। और एक और टाइप होता है उपधातुओं के, इसमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ अधातुओं के गुण होते हैं। ये उपधातुएं हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। इनको उपधातुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया हुआ है और आवर्त सारणी में लगभग बीचों बीच है। अब हम दूसरे गुण की बात करते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और जब किसी एक वर्ग में देखते हैं तो गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। एक आवर्त में देखेंगे तो उसके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसी क्रमिक परिवर्तन को ही हम आवर्तता या पेरियोडिसिटी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक गुणधर्मों की। इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या की। क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटा होता है और जब से अनिश्चितता के सिद्धांत की खोज हुई तब से सिद्ध हो गया कि परमाणु की त्रिज्या होती है वो अनिश्चित होती है। वायतम गुच्छ का इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ही मापी जा सकती है, उसको निश्चित नहीं बताया जा सकता कहाँ तक है। तो परमाणु की त्रिज्या भी इसी प्रकार से एक प्रायिकता पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसकी संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या को सही सही नापना संभव नहीं है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या का आकलन हमेशा हम संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी के आधार पर करते हैं। और इस तरह से हम संयुक्त अवस्था के आधार पर ही परमाणुओं की जो त्रिज्या निकालते हैं उसको अलग अलग नाम उसके दिए गए हैं। जैसे कोई दो परमाणु है और वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को यदि हम आधा कर दें तो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन के दो परमाणु आपस में कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि हम इनके नाभिकों के बीच की दूरी को आधा करें तो हमें ये 99 पिकोमीटर प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो दो एटम्स हैं, दो परमाणु हैं, ये आपस में
सहसंयोग बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। क्लोरीन द्वारा इनके बीच की लंबाई है क्लोरीन के परमाणुओं के बीच की, तो इनके नापकों के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर आई, तो इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 99 पिकोमीटर। इसको कहते हैं इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। और इनकी बंध लंबाई क्या होगी? 198 पिकोमीटर। अब जब ये दो अनाबंधित परमाणुओं की नापकों के बीच की दूरी का आधा करते हैं तो वो वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अनाबंधित मतलब ये किसी बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, इनमें ना तो आयनिक बॉन्ड होता है और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी हम क्लोरीन की बात ही करें तो क्लोरीन के दो अणुओं के जो निकटतम परमाणु हैं उनके नापकों के बीच की दूरी निकाली। इनके नापकों के बीच की दूरी आई 360 पिकोमीटर। ध्यान रखना है, एक ये अणु है, दूसरा ये अणु है, दोनों अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी निकाली है, तो ये हो गया 360 पिकोमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 180 पिकोमीटर। तो ये आपकी कहलाएगी वैन डेर वाल्स त्रिज्या। वैन डेर वाल्स त्रिज्या इसलिए कहलाती है क्योंकि ये दो अणु परस्पर वैन डेर वाल्स आकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। ये वैन डेर वाल्स बल वो बल होते हैं जो केवल दो पिंडों में लगते हैं, वो भी केवल उसके द्रव्यमान के आधार पर। तो ये बहुत कमज़ोर बल होते हैं, इसलिए ये परमाणु सहसंयोजक बंध की तुलना में काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए वैन डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। अब आप दोनों त्रिज्याएं समझ चुके होंगे। किसी भी गैस की सहसंयोजक त्रिज्या हमेशा वैन डेर वाल्स त्रिज्या से कम होती है। कारण यही है कि सहसंयोजक बंध थोड़ा ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए उसके परमाणु ज़्यादा निकट आ जाते हैं। वैन डेर वाल्स बल बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उसके परमाणु बहुत अधिक निकट नहीं आ पाते हैं। अब हम लें धातुओं में जो त्रिज्या होती है वो धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है, चूँकि धातुएं क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होती हैं और धात्विक क्रिस्टल में दो समीपस्थ परमाणु, जो समीप में स्थित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे हमने कॉपर मेटल को लिया हुआ है। कॉपर के दो परमाणु हैं जो धात्विक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इनके बीच की दूरी यानी इनके अंतर्नाभ की दूरी कितनी है? 256 पिकोमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसका आधा होगी, यानी हो जाएगी 128 पिकोमीटर। तो ये जो धात्विक क्रिस्टल के दो समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है। इन तीनों में जो संबंध है वो इस तरह देख लीजिएगा। क्योंकि जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं, वैन डेर वाल्स बलों से मजबूत होते हैं, इसलिए सहसंयोजक त्रिज्या वैन डेर वाल्स त्रिज्या से कम होती है। धात्विक बॉन्ड भी वैन डेर वाल्स बॉन्ड से मजबूत होते हैं, इसलिए धात्विक त्रिज्या भी वैन डेर वाल्स त्रिज्या से कम होती है। अब हम ये देखें कैसे आकलन करते हैं, क्योंकि हम एक एक परमाणु को देख नहीं सकते, हम उसको अलग अलग जब कर ही नहीं सकते तो उनकी त्रिज्या कैसे नाप सकते हैं। हम इवन अणुओं को भी अलग नहीं कर पाते हैं। तो हम परमाणु त्रिज्याओं का आकलन संयुक्त अवस्था में ही करते हैं और इसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। ठोसों के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इन विधियों का उपयोग करते हैं और ये विधियाँ हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और जो ये मेथड्स हैं ये बहुत उपयोगी हुई हैं बाद में। इनसे काफ़ी मेडिकल साइंस में बहुत अधिक इनका उपयोग होता है। NMR रेजोनेंस जो होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनका बहुत यूज होता है। एक्सरे का आपको पता ही है।
अभी तक जो हमने 3 प्रकार की त्रिज्याएं पढ़ी हैं, ये समनाभिकीय यानी समान परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा करके हमने त्रिज्या का आकलन किया है। अब हम कुछ विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की बात करते हैं। यहाँ पे विषम नाभिकीय मतलब जिसमें ऐसा अणु जिसमें 2 परमाणु अलग अलग हों, यानी हेट्रोन्यूक्लियर एटम, जिनके जो 2 परमाणु हैं दोनों डिफरेंट हैं। तो इसकी त्रिज्या को हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D = R1 + R2। हम मान लें कि इसकी एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो बीच की दूरी क्या होगी, R1 + R2 होगी। और हम 2 में से किसी एक परमाणु की त्रिज्या समनाभिकीय अणु की सहायता से ज्ञात कर लें। यदि इसमें से हमें R1 या R2 एक कोई ज्ञात है, R1 ज्ञात है तो हम R2 निकाल लेंगे इसमें से घटा के। जैसे R1 आपको ज्ञात है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, D - R1। और यदि आपको R2 ज्ञात है तो ये हो जाएगा D - R2। तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं। जैसे HCl में आपको Cl की बॉन्ड लेंथ, HCl की बॉन्ड लेंथ आपने निकाल ली 136 पिकोमीटर, और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 0.74 पिकोमीटर। तो हम गणना कैसे कर सकते हैं, आप पहले हाइड्रोजन की त्रिज्या ही गणना कर लेंगे। तो हाइड्रोजन की त्रिज्या क्या होगी, इनकी जो बॉन्ड लेंथ का आधा कर देंगे, 0.74 का आधा करेंगे तो 0.737 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, यानी 37 पिकोमीटर आ गई ये। HCl की जो बॉन्ड लेंथ है आपने देख ली, बंध लंबाई है 136 पिकोमीटर। तो 136 पिकोमीटर में से हम 37 पिकोमीटर को घटा देंगे तो क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो 99 पिकोमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम हेट्रोन्यूक्लियर एटम में से भी परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उनमें से 2 में से किसी एक परमाणु त्रिज्या हमें पहले से पता हो। यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है। यदि परमाणुओं की ऋण विद्युतता में अधिक अंतर होता है तो बंध लंबाई प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जो अधिक ऋण विद्युती है वो इलेक्ट्रॉन अणु को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए शोमेकर स्टीवेंसन ने एक समीकरण दिया, और उस समीकरण के अनुसार जो दोनों परमाणु के नाभ की अंतर्नाभ की दूरी DAB होगी वो क्या होगी, RA + RB - 0.09 XA - XB। यहाँ पे DAB क्या है, AB के मध्य की दूरी यानी बॉन्ड लेंथ हो गई। RA क्रमशः A और RB परमाणु B दोनों की त्रिज्याएँ हो गई। RA माने A परमाणु त्रिज्या, RB यानी B परमाणु त्रिज्या, और XA A परमाणु की ऋण विद्युतता और XB B परमाणु की ऋण विद्युतता है। और पोर्टरफील्ड ने इसको दूसरी तरह से परिभाषित किया, उन्होंने दूसरी परिभाषा दी, RAB बराबर RA + RB - 0.07 ΔX²। यहाँ पे RAB हो गया इनकी दोनों के बीच की दूरी, RA A परमाणु त्रिज्या, RB B परमाणु त्रिज्या, और ΔX दोनों की ऋण विद्युतताओं में अंतर। प्रायोगिक रूप से देखा गया तो परमाणु त्रिज्या की गणना करने के लिए जो सेकंड समीकरण है ये अधिक सटीक प्राप्त हुआ, माना इससे जो परिणाम प्राप्त हुई अधिक नज़दीक प्राप्त हुए। इससे पोर्टरफील्ड का जो इक्वेशन है RAB RA + RB - 0.07 ΔX²। अब हम परमाणु त्रिज्या की आवर्तता को देखेंगे। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में किस तरह से चेंज होता है। तो हम यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः कम होता जाता है।
आपको पता है, कारण हम बता चुके पहले। क्योंकि आवर्त में, एक ही आवर्त में देखें तो तत्वों की, कोषों की जो संख्या होती है वो समान होती है, और जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है और बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जब धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो उनके बीच का जो आकर्षण होता है वो भी बढ़ जाएगा। आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष है वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक के अधिक नज़दीक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है, यानी परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। अब हम वर्ग में देखें किस तरह से चेंज होता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। कारण क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे उसकी जो बाह्यतम कक्ष की संख्या है वो बढ़ती जाती है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान है बढ़ता जाता है, यानी कोषों की संख्या आपकी बढ़ती जाती है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण कम हो जाएगा। इसलिए नाभिक से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पे क्रमशः बढ़ती जाती है। तो ये हो गई आपकी परमाणु के आकार में या परमाणु की त्रिज्या में आवर्तता। इसी तरह से अन्य गुणों का अध्ययन हम करेंगे, अब वो हम अगले भाग में बात करेंगे।